तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग और सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती की जाएगी। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी, मझवा में वोटों की गिनती होगी। कटहरी, करहल, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर में भी काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। पूरी मतगणना में कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज वो दिन है जब आप अगर यूं कहें कि जनता का आदेश आज जारी हो जाएगा। जनता ने जिसको पसंद किया है, जिसको जिताया है, उसका नाम आज सामने आएगा। ऐसे में आपको बता दें कि आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी। और मतगणना के आज मतगणना में कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों में निगरानी रखी जाएगी, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 90 प्रत्याशी के भाग्य का आज फैसला होगा। उपचुनाव में 90 प्रत्याशी मैदान में थे और आज उनके भाग्य का फैसला 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकी थी। आपको बता दें कि सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी। करीब 90 प्रत्याशी जो मैदान में थे, जिन्होंने अपना किस्मत आजमाया था। हालांकि जनता ने उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी थी 20 तारीख को। आज उसके नतीजे सामने आएंगे। तो सभी 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग शुरू होगी। 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तमाम कंट्रोल रूम से और कंट्रोल रूम में आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज जो है उससे निगरानी रखी जाएगी। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता हमारे तक पहुंचा रहे। सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामलाल साहनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मझवा से। सूरज, आपका रुख करूंगी क्योंकि सूरज बहुत ही कम समय बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद वो फैसला सामने आएगा जो जनता ने सुनाया है। ऐसे में सूरज, अगर सीसामऊ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या तस्वीरें वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? तैयारियां शासन की तरफ से कर ली गई है। यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगाए गए थे उससे बकायदा निगरानी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो। ऐसे में देखिए हमारे सामने यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। बकायदा उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है जिन लोगों को यहाँ पर पास मुहैया कराए गए हैं। सभी को यहाँ पर मल्टी डिटेक्टर के द्वारा चेक किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक या तो चाबी ना हो या मोबाइल ना हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसके प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक है और उनको ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जो समाजवादी पार्टी से हो या बहुजन समाज पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, जो भी प्रत्याशी के जो काउंटिंग करने के जो सदस्य हैं उनका यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर जिस जगह पर काउंटिंग हो रही है उससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर सारी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि जो भी यहाँ पर आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए जाएंगे वो तत्काल मीडिया को भी मुहैया हो सके। वहीं सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा साख लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जनसभाएं की, रोड शो भी किया। अपनी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर है और ऐसा कोई भी दिन नहीं किया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार न करते नजर आए। ऐसे में आज जो काउंटिंग होनी है, ऐसे में क्योंकि 2017 की बात करें तो 2017 में जब यहाँ समाजवादी पार्टी से इरफान सोलंकी प्रत्याशी थे तो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को भी प्रत्याशी बनाया था। मगर 2022 की बात करें, 2022 में सुरेश अवस्थी लगातार इस सीट से ही टिकट मांग रहे थे, मगर उन्हें आर्यनगर से दिया गया और सलील बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तकरीबन 12,500 वोटों से यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। मगर इस बार की बात करें
तो इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि उपचुनाव था और उसके बाद जिस तरीके से मतदान को लेकर लगातार जगह जगह हंगामे हुए, वहीं पुलिस पर भी ये साफ तौर पर आरोप लगाए गए कि पुलिस जो है वो मतदाताओं को मतदान नहीं करने दे रही है। मगर इस सबसे बड़ी चीज ये है कि मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे वहां पर सबसे अधिक मतदान हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं से इस सीट की बात करें तो मुस्लिम मतदाता जो है वो सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में यहाँ पर है। ठीक है सूरज, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। आपका रुख करूंगी रामलाल साहनी। रामलाल, क्योंकि देखिए हमने इस पर बात भी की थी, लेकिन अगर हम लोग मझवा में जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण वहां पर क्या कुछ कहता है, और इस बार चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा सोच समझकर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। ऐसे में जातीय समीकरण के आधार पर क्या लगता है कि कौन किसको सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है? जाति समीकरण की बात करें तो भाई यहाँ जो मझवा विधानसभा है वो बिंद का बाहुल क्षेत्र है, और बिंद बाहुल क्षेत्र के साथ साथ सपा की जो गढ़ है ये इसमें यादव और मुस्लिम भी इसमें है, और दलित भी के साथ है, सपा के साथ है। तो अगर जाति समीकरण करेंगे तो भाई सपा जो है कि 20 पड़ जाएगी। विकास की बात करेंगे तो भाजपा सपा से 20 पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जाति समीकरण यहाँ पर आए दिन हर चुनाव में यहाँ पर जाति समीकरण से ही यहाँ पर चुनाव की जीत और हार होता है। तो यहाँ पर देख लिया जाए जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं जाति समीकरण के साथ साथ अगर दो बिंद लग जाए, अगर मैदान पे आ जाते हैं तो वहाँ पे विकास की बात होने लगती है। और जब विकास की बात होती है तो भाजपा नंबर 1 पे आ जाती है, और जाति समीकरण की बात किया जाए तो यहाँ पर सपा नंबर 1 हो जाती है। तो देखा जाए तो जाति समीकरण की ही मझवा विधानसभा का चुनाव होना। बिल्कुल रामलाल, वहाँ पर तस्वीरें आप फिलहाल क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में वहाँ पर मौके पर क्या तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको रोकने के लिए कितनी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर तैनात किए गए हैं? बताते चले कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद तरीके से लगाया गया है कि एक व्यक्ति अगर मतगणना स्थल पर जाना चाहे तो 5-5 बार चेकिंग के दौरान ही वहां पर मतगणना स्थल पे पहुंच पाएगा। 5 बार चेकिंग होने के बाद ही मतगणना स्थल पे पहुंचते हैं लोग। और इस बार मतगणना स्थल पर मोबाइल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिससे कि कोई सुरक्षा कोई बात ही नहीं होता है। और इसको लेकर सुरक्षा प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो जब अंतिम चरण होती है, जब चुनाव जब रिजल्ट आने वाला था, परिणाम आने वाली होती है, तो उस समय कई पार्टियां जो डिस होती है वो अपनी पूरी लाख लश्कर के साथ गेट पर तक आ जाती है। उस समय सुरक्षा व्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, जो पार्टी के सदस्य हैं, सभी के सभी लोग उमंग में आ जाते हैं, जोश में आते हैं। उस समय सुरक्षा कर्मियों को बहुत काफी मुशक्कत करना पड़ता है उन लोगों को संभालने में। तो ऐसे में देखा जाए तो इस बार इस चीज को लेकर के पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर लिया गया है। पूरी जितनी यहाँ पर मतगणना हो रहा है सीसीटीवी फुटेज पे ही अंदर किया जा रहा है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। सूरज, आपका रुख करूंगी। सूरज, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी जो है वो काफी समय से यहाँ से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। क्या बीजेपी के भरोसे पर वो इस बार खरे उतर पाएंगे? आपको बता दें कि यहाँ से सबने विधानसभा में सुरेश अवस्थी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। सबसे पहली बात की बता दें कि यहाँ से दलित मतदाता जो है 60,000 है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राकेश सोनकर, जो कि इसी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया जा रहा था, मगर एंड टाइम पर यहाँ पर सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में कहीं न कहीं से जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात की नाराजगी नजर आई, क्योंकि लंबे समय से इस बात की मांग होती रही है कि सीसम विधानसभा से एक दलित उम्मीदवार को उतारा जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ तौर पर यहाँ पर जो ब्राह्मण मतदाता है उनकी आबादी जो है वो 70,000 के आसपास बताई जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं से भाजपा को यह साफ तौर पर पता था कि अगर सवर्ण मतदाता को यहाँ से नहीं उतारा जाता है तो कहीं न कहीं से ब्राह्मण जो है वो उनसे छिटक सकता है।
ऐसे में सुरेश अवस्थी जो है वो लगातार पूरे चुनाव में जगह जगह पर हिंदू बहुल क्षेत्रों में जाते रहे, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर ये मालूम था कि मुस्लिम मतदाता जो है वो भाजपा को वोट नहीं करता। ऐसे में जो आज की स्थिति है वो अभी कुछ ही देर में साफ होना शुरू हो जाएगी कि सीसामऊ विधानसभा की जो जनता है उसने आखिर किसके पक्ष में जनादेश सुनाया है। वहीं इस सीट की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में अगर मुस्लिम मतदाता है, तो इस विधानसभा की बात करें तो हिंदू मतदाताओं की संख्या उनसे भी कहीं अधिक है। और ऐसे में 70,000 ब्राह्मण मतदाता, 60,000 दलित मतदाता और 25,000 के आसपास जो है वैश्य मतदाता है, जो कि निर्णायक भूमिका में होंगे। और जब अभी कुछ ही देर बाद जब बैलेट सिस्टम जारी होगा और इस उसके बाद जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुलता है तो साफ तौर पर और समाजवादी पार्टी की जो दोनों पार्टियों की साख लगी हुई है, उनका निर्णय जो होगा वो जनता का जनादेश सामने आना बिल्कुल सूरज क्योंकि साफ तो हो ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमने वोटिंग के दौरान देखा था कि काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक भी हुई थी, फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया था कई जगहों पर, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं पुलिस और आम जनता के बीच भी नोकझोंक हुई थी कि वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन आज काउंटिंग का दिन है और ऐसे में थोड़ी देर में पोस्टल बैलेट से काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद ईवीएम से भी काउंटिंग की जाएगी। अमूमन हमने देखा है कि कई बार पार्टियां जो है आरोप लगाती कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, लेकिन अब इस बार इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जैसे कि पिछले चुनाव में वो कह चुके हैं कि ईवीएम की सुरक्षा में वो स्ट्रांग रूम के पास ही अपना डेरा डालकर बैठे रहे हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी में जो ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहीं पर उन्होंने अपना एक कार्यालय बनाया, और जिस दिन 20 नवंबर से ही वो यहाँ पर आकर डेरा जमाए बैठे हुए हैं और यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा में तैनात है। वहीं आज जब काउंटिंग होनी है तो आज भी समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको इस बात की आशंका है कि कहीं ना कहीं से गड़बड़ी हो सकती है। इस आशंका को दूर करने के लिए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का पैसा लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय यहाँ पर स्ट्रांग रूम की निगरानी लगाया गया है वहां पर भी लगाया गया है, ताकि जो सपा कार्यकर्ता है वो ये देख सकें कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर रहा है। ऐसे में ये बात जो है वो अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ईवीएम में जो भी बटन दबा है वो जनता का जनादेश है और जनता जो है किसे अपना उम्मीदवार चुनती है, किसे अपनी जिम्मेवारी देती है, ये अभी कुछ ही देर बाद साफ होना। ठीक है सूरज, आप बने रहे हमारे साथ। रामलाल, आपका रुख करूंगी। रामलाल, वहां पर भी क्या कंट्रोल रूम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आप पार्टी के समर्थक जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि ईवीएम में, क्योंकि लगातार कई बार आरोप लगाए जाते हैं ईवीएम में गड़बड़ी के, ईवीएम में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या उनके तरफ से भी कोई व्यवस्था है, जैसे कि हमारे सहयोगी सूरज बता रहे थे? यहाँ बताते चले कि जो अंदर मतगणना स्थल पर पार्टी के कुछ लोगों को चुन करके वहां पर भेजा जाता है और उनको मोबाइल उनकी चेकिंग पूरी तरह से कर ली जाती है और वे लोग भी वहां पर जुटे रहते हैं और वहां से जुट करके अपने बाहर जितने लोग रहते हैं वहां से सारे लोगों को परिणाम बताते रहते हैं कि ये यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे। तो वहां पर भी देख रेख के लिए सभी पार्टी के लोग वहां पर बैठे रहते हैं, जुड़े रहते हैं वहां पर। तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहां पर पार्टी लेवल के साथ साथ वहां के जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोग मौके पर मौजूद रहते हैं ताकि कुछ घटनाएं ऐसी न घटे और पार्टी के लोगों को ये न लगे कि प्रशासन इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पार्टी के लोग को भी वहां पर साक्ष्य बनाकर खड़े करके रखे रहते हैं कि उनको लगे कि हाँ जो हो रहा है वो पूरी ईमानदारी से बिल्कुल बिल्कुल रामलाल, क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है और ऐसे में आप इस बार कांटे की टक्कर जो है वो तमाम सीटों पर देखी जा रही है। लेकिन अब क्योंकि जब वोटिंग हुई थी, वोटिंग में कई आरोप लगाए गए थे, फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप लगाया गया था, ये तक आरोप लगाया गया था कि अंदर वोट करने नहीं दिया जा रहा है, आप बाहर ही रोक दिया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी आप मौजूद है। फिलहाल रामलाल, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में उपचुनाव के वोटों की गिनती, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना है और 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकी है। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी, मझवा में वोटों की
गिनती। आपको बता दें उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर वोटों की गिनती और थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में उपचुनाव में वोटों की गिनती होगी और थोड़ी देर में आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर आज मतगणना है। अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि आज जनता का आदेश सामने आएगा? चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था और आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सीट पर करीब 60% मतदान हुआ है, यानी 60,000 के आसपास लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है और महिलाओं का मत प्रतिशत अधिक है, जो हमारी जानकारी है। 8 बजे से 9 राउंड में टेबल जो लगने हैं, 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद जो ईवीएम में काउंट वोट है उसकी गिनती शुरू होगी। केदारनाथ उपचुनाव में सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। दोनों ही दलों ने बड़ी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनेजमेंट है, तो कांग्रेस ने 2 जो उपचुनाव जीते हैं उसका उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर हम जिसे कह सकते हैं वो है, उसे जोश है कि हमने 2 उपचुनाव जीते हैं, तीसरा भी हम जीतेंगे। तो करीब 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसे अपना नया विधायक चुना है। बिल्कुल सुदीप, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वोटिंग में भी कई प्रकार की चीजें होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी होता है, लेकिन आप वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, भीड़ उपद्रवी न होने पाए। हालांकि पहाड़ में ऐसा होता नहीं है, फिर भी धारा 144 लगाई गई है जो मतगणना स्थल है उसके आसपास, और केवल प्रत्याशी और प्रत्याशी द्वारा या पार्टी द्वारा नामित जो काउंटिंग प्रतिनिधि होंगे सिर्फ वही काउंटिंग स्थल पर जा सकेंगे। तो पर्याप्त व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा भी की गई है। बिल्कुल सुदीप, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और सभी पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे थे और जनता ने वोट भी किया था, लेकिन आप इस बार जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं? केदारनाथ सीट पर वो कौन से मुद्दे थे जिसको ध्यान पे रखकर जनता ने वोट किया था? जी देखिए, भारतीय जनता कांग्रेस ने सिंगल लाइन पर चुनाव लड़ा है कि केदारनाथ मंदिर को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। यात्रा पूरी तरह बिगड़ गई, यात्रा में सरकार फेल रही, स्थानीय लोग परेशान किए गए। जबकि भाजपा ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा है कि हिंदुत्व और सनातन का जो विरोध करने वाली बातें हैं उसका ही कांग्रेस ने समर्थन किया है। और केदारपुरी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद चमकी है, जो काम हुए हैं वो सबके सामने है। तो इन सारे विषयों को लेकर दोनों ही दल आमने सामने थे। अब देखना महत्वपूर्ण है जनता ने किसको अपनी मोहर, किसको अपना नया विधायक चुना है। ठीक है सुदीप, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर में उपचुनाव में वोटों की गिनती होगी और ऐसे में यूपी के 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना आज और 8 बजे से पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी। 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकी। अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और थोड़ी देर में काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। जहां कंट्रोल रूम बनाए गए वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी। जहां कानपुर की सीसामऊ की बात कर ली जाए या फिर मझवा सीट की बात कर ली जाए, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अगर सीसामऊ की बात करें तो सालों से समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर काफिस रही है। और इसके साथ ही मझवा सीट की बात कर ली जाए तो मझवा सीट में महिलाओं को आगे किया गया था। इस बार महिला वर्सेस महिला, जहां
सुचिस्मिता और ज्योतिबिंद आमने सामने थे। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, आपका रुख करूंगी। आप सूरज, क्योंकि अगर वहां पर बात की जाए जातीय समीकरण की, आप बता रहे थे मुस्लिम बहुल इलाका है और जाहिर सी बात है सीसामऊ में अगर नसीम सोलंकी की बात की जाए तो इरफान सोलंकी की वहां पर अच्छी पकड़ है, उनका अपने समर्थक भी हैं। तो ऐसे में नसीम सोलंकी को उतारा गया है और सोच समझ के सुमित अवस्थी को भी उतारा गया है। तो ऐसे में क्या लगता है सूरज की नसीम सोलंकी को उतारा तो गया है, क्या समाजवादी पार्टी जो सोच समझ के प्रत्याशी उतारी है उसका फायदा मिला कि इस बार बीजेपी काट निकाल कर आगे बढ़ेगी? आखिर आपको किसी तरीके से वहाँ शासन प्रशासन भी करके जो सपा के जो वोटर्स हैं उसके बाद वोट डालने जो रोक रहे हैं और बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको बराबर कंटिन्यू वोट डालने में मिल रहा है, इसको लेकर काफी हंगामा में किया था। वही उसी को लेकर आज जो यहाँ पर जो गिनती हो रही है, जो गिनती होगी वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। जो सपा के प्रत्याशी है उनका कहना है, इसीलिए उनका ये कहना है कि जो भी वोट जो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगी तो उस सीसीटीवी कैमरे का जो लाइव है उसको बाहर टीवी पर दिखाया जाए ताकि अंदर जो भी दंगल होना है वो ना हो पाए। होने के बाद नसीम सोलंकी ने जो पूजा अर्चना की थी वो साफ तौर पर पलटती हुई नजर आई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो पूजा नहीं बल्कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देने गई थी। ऐसे में जैसे ही उनका ये बयान आया, पहले तो उनका ये वीडियो आया कि वो पूजा कर रही है मंदिर में जाकर, तो हिंदू मतदाताओं ने उनकी तरफ रुख करना शुरू कर दिया और ये लगा कि कहीं ना कहीं मैं लौटूंगी आपके पास। मैं रुख करूंगी रामलाल का। रामलाल, आप वहां पर, क्योंकि 22 साल ये कोई कम वक्त नहीं होता है कि जब आप जनता के दिलों में राज करते हैं। हालांकि इस बार क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया, जनता जो है योगी मोदी के नाम पर वोट कर रही है, तो क्या इस बार भी जो वोटिंग हुई है जनता प्रत्याशियों से ज्यादा योगी मोदी पर भरोसा किया है? नहीं, बता दें कि जो जनता पहले योगी और मोदी को देख कर वोट करती थी, हालांकि महंगाई इतना जनता को लग रही कि इतनी महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और जो उनकी योजनाएं धरातल पर की गई है, जो जैसी योजनाएं चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात की जाए, चाहे वो जिस भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, फिर जो भी योजनाएं की बात किया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं धांधली या शासन की पूरी कड़ाई के साथ उसको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से जनता जो है वो भाजपा से थोड़ा सा कटी कटी नजर आए। वहीं पर योगी और मोदी का प्रभाव भी बहुत थोड़ा सा कम दिखाई पड़ा था, जिसको लेकर के सपा इस बार जो है महंगाई को लेकर के इस बार चुनाव जो लड़ी है, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बनाई है और ये मुद्दा वहाँ जनता जो है कि बाकायदे इसको पकड़ की है कि हाँ, वास्तविकता जो है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। इसको लेकर के जो जनता है इस मुद्दे पर इस बार वोट की है। तो योगी और मोदी अगर जो 2014 की बात करी जाए, मोदी जी आए थे उस समय बाकायदे सबके दिमाग में मोदी ही मोदी दिखाई पड़े थे, जिसको लेकर के लोग वोट, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, वोट भाजपा को ही जा रहा था। ठीक है रामलाल, आपका जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज से तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और न्यूज़1 इंडिया पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहे हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।